अच्छा, मैंने कल यहाँ पे हमने यहाँ पे रुके थे यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर, एक्टिंग रैशनली के ऊपर, और ये आपकी डेफिनेशन के मुताबिक चौथी कैटेगरी थी, एक्टिंग रैशनली। इसमें ज़्यादातर हम आगे रैशनल एजेंट्स की बात करेंगे, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि आगे फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट रैशनल बिहेवियर का, कल भी हमने देखा था कि रैशनल बिहेवियर क्या होता है, डूइंग द राइट थिंग। अपनी ज़ुबान में कहें तो सही सही काम करने को रैशनल बिहेवियर कहते हैं या रैशनल एक्शन कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अपने जो भी हमारा जो भी प्रोग्राम हो वो अपने गोल को मैक्सिमली अचीव करे, मैक्सिमम हद तक वो इन अदर वर्ड्स एक्यूरेसी तक जाए, गिवन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी उसको इनपुट दी गई है या इनपुट के अलावा जो भी उसको नॉलेज दिया गया है। अच्छा, ये बात मैंने कल डिस्कस की थी कि रैशनल बिहेवियर में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त थिंकिंग इन्वॉल्व हो, और उसके लिए ये एग्जांपल दी है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स की कि आप अपनी आंखें झपकाते हैं तो आप कोई सोच समझ नहीं रहे होते कि आप क्यों झपका रहे हैं। या इसी तरह वो चूल्हे वाली एग्जांपल थी कि गर्म चूल्हे से हाथ ऊपर लेके जाते हैं तो कोई सोचते नहीं है कि आपका हाथ जो है ना गर्म चूल्हे के ऊपर है। तो ये एग्जांपल्स हैं कि आपका बिहेवियर वहाँ पे रैशनल है, लेकिन आप वहाँ थिंकिंग एज सच इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इस सारे रैशनल बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। को आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं कि पहले आपका कभी हाथ जला होगा, ऐसे कह रहे हैं हम जनरली कि हमारा हाथ कभी हिस्ट्री में कभी जलता है, वो गर्म चूल्हे के ऊपर हाथ रखने की वजह से। तो हमें फिर वहाँ से नॉलेज है, हमने रीजनिंग के साथ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि वो ऐसा काम हमने नहीं करना, और वो फिर आपके हैबिट्स बन चुकी होती हैं। एनीहाउ, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एजेंट का है कि एजेंट क्या चीज़ है। हमने कल भी कहा था एजेंट एआई में है, चाहे आप प्रोग्राम बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसको आप एजेंट बोलेंगे। तो एजेंट एक ऐसी एंटिटी होगी जो कि परसीव कर सकेगी, ऑब्जर्व कर सकेगी, और फिर उसके मुताबिक एक्शन परफॉर्म करेगी। इस कोर्स में हम ये रैशनल एजेंट्स ही डिज़ाइन करेंगे, एजेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे और रैशनल एजेंट्स ही डिज़ाइन करेंगे। यही जो हमारी चौथी कैटेगरी है एआई की डेफिनेशन के मुताबिक। अगर आप एआई की डेफिनेशन देखें पीछे तो चार चीज़ें थी: थिंक लाइक ह्यूमंस, थिंक रैशनली, एक्ट लाइक ह्यूमंस और एक्ट रैशनली। तो हम ये आखिरी कैटेगरी जो एक्ट रैशनली है उसके अंदर हैं, और ये हम इस कोर्स में रैशनल एजेंट्स ही डिज़ाइन करेंगे। फिर हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन की हमने बात की कल कि किसी एजेंट की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है। अगर वो परसीव करता है और एक्ट करता है, यानी कि वो परसेप्ट हिस्ट्रीज लेता है और और उन परसेप्ट के ऊपर फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन फ्रॉम परसेप्ट हिस्ट्रीज टू एक्शंस है। और इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो एफ फंक्शन कॉलन पी स्टार इज परसेप्ट हिस्ट्रीज मल्टीपल परसेप्ट इम्प्लाइज ए, जो कि सेट ऑफ एक्शंस है। तो परसेप्ट हिस्ट्री से एक्शंस की तरफ आप जाते हैं। अच्छा, ये जो एजेंट होगा जो भी आप बनाएंगे वो उसको आप किसी इन्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, और उस एनवायरनमेंट में वो एजेंट आपका परसीव करेगा, ऑब्जर्व करेगा आप चीज़ों को, और फिर उसके साथ साथ वो फिर वो टास्क अपनी परफॉर्म करेगा। और अगर वो रैशनल एजेंट होगा तो वो कोशिश करेगा कि अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करे, ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाएगा।
अच्छा, लास्ट पॉइंट इस रैशनैलिटी में के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो इशू है या आप उसकी वार्निंग समझ लें कि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कहीं न कहीं आपके लिमिटेड हो जाएँगे। आपने कोई एजेंट बनाया, वो हाई रिसोर्सेज के लिए था, लेकिन आपके पास वो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज नहीं है। आपके कंप्यूटर की या आपकी मशीन की वो स्पेसिफ़िकेशन नहीं है। तो वो उसका फिर क्या नतीजा होगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी ये जो रैशनैलिटी है, ये थोड़ी-सी परफेक्ट रैशनैलिटी आपको नहीं मिलेगी, या आप कह लें बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। तो ये कंप्यूटेशनल लिमिटेशन या कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, उसमें आपका हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी और आ जाता है, और कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये लिमिटेशंस जो हैं आपकी रैशनैलिटी को अचीव करने में रुकावट बनती हैं। तो जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हों, तो फिर आपने क्या करना है? आपने उन रिसोर्सेज को देख के ही अपना एजेंट या अपना प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना है, उन रिसोर्सेज के अंदर-अंदर। तो फिर आप मैक्सिमली अचीव करेंगे अपनी रैशनैलिटी को। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ से अब हमारा एक्चुअल स्टार्ट है। अच्छा, एक और बात फिर दोबारा, आवाज़ क्लियर है? कोई शोर-शराबा तो नहीं है इसमें? नो सर, क्लियर सर। ठीक हो गया। यहाँ से अब हमारा एक्चुअली स्टार्ट है, और एक्टिंग रैशनल की कैटेगरी में हम कह रहे हैं यहाँ पहले पॉइंट में कि यहाँ से मैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और ये रीजनिंग, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, हम कहेंगे कह रहे हैं एक्टिंग रैशनली की कैटेगरी में, कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेहतर डिसीजन पर पहुंचने की कैपेबल करेंगी आपके एजेंट को। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पहले बात की कि ये क्या होता है, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करते वक्त जो आप उसको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करते हैं, वो नॉलेज है। और रीजनिंग आपके प्रोग्राम की या आपके एजेंट की वक्त के साथ साथ या उसी वक्त डिज़ाइन के वक्त भी तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन रूल्स लगाते हैं उसमें, इफ एल्स, अगर ये हो तो क्या होगा, अगर ये हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। और वक्त के साथ साथ भी फिर वो जब एक्चुअली हो रहा होता है तो वो उस वक्त भी सीखता है। लेकिन ये जो दोनों बातें लिखी हुई हैं, ये डिज़ाइन टाइम पे लिखी हुई हैं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि ये आपके एजेंट को गुड डिसीजंस की तरफ माइल करती हैं। अच्छा, अब इस अप्रोच के रैशनल एज अगर आपने रैशनल एजेंट डिज़ाइन किया है, इस अप्रोच के अब एडवांटेजेस क्या हैं? अब हम उसकी तरफ आते हैं। एडवांटेजेस ओवर द अदर अप्रोचेस। वो अदर अप्रोचेस कौन सी हैं? वो 3 आपने पहले देखी, जो इसकी अपनी ही एआई की टाइप्स हैं। वो जो थिंकिंग ह्यूमनली, एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग रैशनली, ये 3 जो पढ़ी हैं, या इसके अलावा कुछ और जनरल हो सकती हैं जो कि यहाँ पे जिनका ज़िक्र नहीं है। बहरहाल, तो कहा गया है कि रैशनल एजेंट अप्रोच का बाकी तमाम अप्रोचेस के ऊपर जो एडवांटेज है वो ये है। पहली बात कि इट इज़ मोर जनरल देन द लॉज ऑफ थॉट अप्रोच। इससे पहले आपने लॉज ऑफ थॉट अप्रोच पढ़ी, इससे पहले एक्टिंग रैशनली से पहले। यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊँ, तो ये है लॉज ऑफ थॉट अप्रोच, इस तरह की यहाँ पे आपने ये चीज़ें देखी, जिसमें अरिस्टोटल और वो प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस के बारे में आपने देखा। तो वो बड़े स्टैंडर्ड से रूल थे, आपने वही यूज़ करने हैं और उनको यूज़ करके आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक्टिंग रैशनली में ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और रीजनिंग वाली बात है, और चूँकि हम इसको डिज़ाइन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे हम इसको, तो वो कहता है कि ये ज़्यादा जनरल अप्रोच है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस लॉज ऑफ थॉट अप्रोच के। आप आपको आज़ादी है। आप वैसे भी अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाए आपकी पूरी क्लास को, तो हर हर बच्चा अपनी-अपनी लॉजिक के मुताबिक प्रोग्राम बनाता है। तो उसको थोड़ी-सी आज़ादी हासिल होती है। वो जनरल है, वो कोई
स्पेसिफिक नहीं है कि यही स्टेटमेंट्स लिखेगा तो वो चीज़ें होंगी। उसकी अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी लॉजिक हो सकती है, लेकिन वो मकसद पूरा कर रही होंगी जो भी आपने उसको ऑब्जेक्टिव दिया है, जो भी आपने उसको प्रोग्राम दिया है। तो एक तो ये है कि रैशनल एजेंट अप्रोच जो है, फिर ये ज़्यादा जनरल है, और दूसरा इट इज़ मोर अमेनेबल टू साइंटिफिक डेवलपमेंट। और ज़्यादातर चूँकि ये जो आप एजेंट्स डिज़ाइन करेंगे, ये एआई के अंदर थोड़ा-सा आपको नॉलेज है कि ये थोड़ा-सा नॉर्मल हट के होते हैं। ये कोई आपका डेटाबेस सिस्टम नहीं होगा कि आपने स्कूल के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन सिस्टम बना दिया, नहीं। ज़्यादातर इसमें ज़रा इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस होंगी। जैसे एग्ज़ाम्पल दी थी पहले कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल पोस्ट्स हैं, उससे आप इन्फर करें कि कौन-सी पार्टी जीतने जा रही है। या आप सोशल मीडिया की जो पोस्ट्स हैं, उससे आप इन्फर करें कि कौन से एरिया में कोविड-19 ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस तरह की बात, ये इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस हैं। तो अगर इस तरह के काम करने हों तो ये रैशनल अप्रोच जो है, वो ये जो रैशनल एजेंट अप्रोच है, ये ज़्यादा बेहतर है साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ मोर अमेनेबल का मतलब है इसको आप ज़्यादा अ, मोड़-तोड़ के ज़्यादा इसको आप ले जा सकते हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। वैसे अमेनेबल का मतलब कंट्रोल करना होता है। तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा कंट्रोलेबल है टुवर्ड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट। इसके ज़रिए आप इस अप्रोच को ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है जी, अ, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं आपके लिटरेचर में। जब आप एआई का लिटरेचर पढ़ते हैं तो किन सब्जेक्ट्स ने, किन फील्ड्स ने एआई में कंट्रीब्यूट किया शुरू से लेकर अब तक, तो उसमें फ़िलॉसफ़ी का नाम आ रहा है कि फ़िलॉसफ़ी ने लॉजिक, ये जो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में लॉजिक, प्रोपोज़िशनल लॉजिक है, वो वाली बात, कि आप फ़िलॉसफ़ी में लॉजिक, मेथड्स ऑफ रीज़निंग, किसी चीज़ को सॉल्व करना हो तो एक प्रॉपरली स्टेटमेंट्स के एक सीक्वेंस के साथ कि ये वाली बात, इसके बाद ये पूरी हो, ये मेथड्स ऑफ रीज़निंग भी फ़िलॉसफ़ी से आए। माइंड एज़ फ़िज़िकल सिस्टम फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, और जो माइंड है या जो ब्रेन है, इसको लर्निंग के लिए एक फिजिकली यूनिट कंसीडर किया गया फिलॉसफी में। इस अक्सर यानी कि बड़ी पेचीदा पेचीदा कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स बातें होती हैं और आप कहते हैं बड़ा बड़ी इसने फिलॉसफी झाड़ी है, तो वो आप उसकी स्टेटमेंट को या जो भी वो उसका बयान होता है उसको बड़ी आप हाई रेटिंग दे रहे होते हैं कि बड़ी पते की बात की है इसने। तो एनी हाउ, फिलॉसफी ने भी कंट्रीब्यूट किया एआई को। मैथमेटिक्स जो आप, वो तो ऑटोमेटिकली जब आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कंप्यूटर साइंस में। आप कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, अपने बहुत से फार्मूलाज हैं, तो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रूफ एल्गोरिदम्स, कंप्यूटेशन या अनडिसाइडेबिलिटी, और भी बातें लिख सकते हैं आप जो कुछ अपनी मर्जी से लिखें। ये तो जस्ट एक हिंट है। इकोनॉमिक्स ने यूटिलिटी और डिसीजन थ्योरी दी, इसी तरह न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है। ये आपने पीछे न्यूरो साइंस के बारे में, कॉग्निटिव साइंस के बारे में पढ़ा भी सही थोड़ा सा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग फास्ट कंप्यूटर, ये जो फास्ट कंप्यूटर हार्डवेयर साइड पे, कंट्रोल थ्योरी है या लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स में आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपका एक प्रॉपर कोर्स है, और उसी से निकले हुए आगे मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और सारे डिफरेंट कोर्सेज। तो ये एक लिंग्विस्टिक्स ने शुरू में इसको कंट्रीब्यूट किया, यानी कि लैंग्वेजेस की ग्रामर बनाई गई, लैंग्वेजेस की ग्रामर बना के उसको पार्स किया गया, और फिर कंप्यूटर्स को सिखाया गया कि हाँ जी, आपने लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग किस तरह करनी है। तो तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जिन्होंने एआई में कंट्रीब्यूट किया। तो ये खबरें भी, आप ये सिर्फ खबरों की हद तक है, बस आपके जहन में होनी चाहिए ये बातें। इसी तरह पॉटेड हिस्ट्री ऑफ एआई है कि एआई, पॉटेड हिस्ट्री से मुराद अ, ऐसी एप्लीकेशंस जो कि एआई से ताल्लुक़ रखती हैं, ये बनना तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक़्त आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता था इनको। तो ये 90, ये अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे 1956, तो यहाँ पे आके प्रॉपर ये टर्म जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की है,
ये अडॉप्ट की गई। इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता था। तो अगर नहीं कहा जाता था तो ये बातें तो उसको ऐसे ही क्या कह लें विरासत में मिल गई। तो यहाँ 1943 में जो है आपको नज़र आ रहा है कि बुलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन, ये कोई ऑथर्स हैं, इन्होंने ये डेवलप किया, मैकुलॉच और पिट्स। तो ये कोई एप्लीकेशन आ गई थी। इसी तरह 1950 में एलन ट्यूरिंग्स की कंप्यूटिंग मशीनरी इंटेलिजेंस एक पूरा आर्टिकल आया, उसमें ट्यूरिंग टेस्ट आ गया। 52 से 69 ये एक टर्म मशहूर मशहूर हुई, लुक माँ नो हैंड, भी माँ देखो ये मैं कोई हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ टास्क परफॉर्म करती थी वो इस कैटेगरी में आती थी और ये टर्म मशहूर हुई। तो ये वाला पीरियड था 52 से 69। तो ये इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही थी अब वो एआई से रिलेटेड थी। इसी तरह 50s में अर्ली एआई प्रोग्राम्स आ गए जिसमें ये सैमुअल चेकर्स प्रोग्राम था। गेलर्टर ज्योमेट्री इंजन था, ज्योमेट्री को डील करने के लिए, और इसी तरह और भी बातें। बस आप थोड़ा सा बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हैं। और ये 1956 में आके प्रॉपर एक मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जो है वो अडॉप्ट किया गया। तो ये वाली जो पोर्शन है फिर ये पॉटेड हिस्ट्री है। कुछ पोर्शन ये भी कह सकते हैं पॉटेड हिस्ट्री यानी कि बर्तन में मिली हुई उसको हिस्ट्री है। तो एनी हाउ इसी तरह फिर ये मुख्तलिफ ईयर वाइज चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो ये 66 से 74 ये जो ईयर है इसमें वो कहता है जी ये न्यूरल नेटवर्क रिसर्च जो है ऑलमोस्ट डिसअपेयर्स। इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क की रिसर्च पहले भी थी लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट सिर्फ चीदा चीदा बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें तो लिख ही नहीं सकते, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये 66 टू 74 के पीरियड में वो कहता है कि न्यूरल नेटवर्क के ऊपर लोगों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया। ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, यही वजह है कि लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते, बहुत कम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। एनी हाउ तो यहाँ अगर ये इस पहले पीरियड में कहीं न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट करता था तो ये चूंकि इसकी पेचीदगी की वजह से लोगों ने इसको शुरू तो किया लेकिन फिर इसको प्रॉपरली यूज ना किया और यहाँ पे आके फिर वो टोटली डिसअपेयर हो गया। यहाँ ये 85 टू 95 अब अगर आप गौर करें तो यह 85 टू 95 न्यूरल नेटवर्क दोबारा आ गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एग्जिस्ट तो वो करता था लेकिन उसकी पेचीदगी की वजह से चूंकि अंडरस्टैंडिंग कम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग अब इस पीरियड में आके थोड़ा सा ज़्यादा उसको समझना शुरू किया। और आज आप अपने लिटरेचर में भी आपकी बुक्स में न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ कोर्सेज में। इवन अभी आपकी बीएस की क्लास है, शायद आप एनएलपी पढ़ें, एनएलपी में आप कहीं ना कहीं न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे। शायद आप मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ें, उसमें भी शायद कहीं ना कहीं आपको न्यूरल नेटवर्क पढ़ाया जाता है। किसी कोर्स में आपने ये न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ा है? नो सर। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है क्या जो एक ही बच्चा सिर्फ आंसर करता है, बाकी लोग अपने किसी काम में लगे हुए हैं? सर सुन रहे? तो यहाँ 85 से 95 का जो पीरियड है इसमें न्यूरल नेटवर्क दोबारा पॉपुलैरिटी पकड़ता है। और अब आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको मिलते हैं जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सही अंडरस्टैंड करते हैं और इसको वो वाइट बोर्ड के ऊपर इसको रन करने की अहलियत रखते हैं। मोस्टली अभी भी आपको थ्योरेटिकली बताएंगे लेकिन हैं कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको वो वाइट बोर्ड के ऊपर रनिंग एग्जांपल के साथ इसको, चूंकि ये एक लेंथी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो ये अहलियत रखते हैं कि वो आपको ये बात क्लियर कर सकें। एनी हाउ तो आजकल ये बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है और जो लोग मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस के ऊपर काम करते हैं, अगर उनकी स्ट्रेटजी न्यूरल नेटवर्क हो तो इसके रिजल्ट्स बाकी जो टेक्निक्स हैं उनसे बहुत बेहतर है।
फॉर एग्जांपल नाइव बेस है, उससे बहुत बेहतर है। सपोर्ट वेक्टर मशीन है, उससे बहुत बेहतर है। के नियरेस्ट नेबर है, उससे बहुत बेहतर है। इस तरह और भी बहुत सी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क अगर कोई अप्लाई करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क में बहुत से इसके वेरिएंट्स हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी आपको सुनने को मिलेगा, और इसके अलावा और भी 4-5 कैटेगरीज आपको मिलेंगी। एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क भी सुनने को मिलेगा। तो बहुत सी बातें हैं। जो आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, एमएस करेंगे या जब पीएचडी करेंगे, तो आपका इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह अजीज फोकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। छोटी क्लासेस में थोड़ा सा अभी कम ही है इसकी तरफ तो तवज्जो। अच्छा, ये 85 टू 95 लिखा हुआ है, लेकिन ये इवन अब तक 95 ही सिर्फ नहीं, चलें आप कह लें कि पॉपुलैरिटी दोबारा पकड़ ली, लेकिन आजकल तो अगर कोई चीज़ आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देती है तो वो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल ही देता है। आजकल ये चीज़ बड़ी प्रूव्ड है एक किस्म की, और एग्जिस्ट करती है। तो एनी फिर इसी तरह अगर पढ़ते जाएं तो ये 1997 में भी मैं चीज़ें स्किप करके आ रहा हूँ, तो क्योंकि ये सिर्फ जस्ट न्यूज़ हैं, बस आपको इंफॉर्मेशन लेनी है। 1997 में कोई IBM डीप ब्लू एक मशीन है, ये बीट्स द वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो जो ये चेस का जो भी चैंपियन था, उसके साथ इस मशीन ने चेस खेली और उसको उसने हरा दिया, आप कह लें उसको बीट कर दिया। तो ये भी एक आपके सामने AI की एक एग्जांपल है कि एक मशीन जो है कि एक ह्यूमन को हरा रही है, और वहाँ से आप उसकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको चेस की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये थिंकिंग की एक बेहतरीन एग्जांपल है। जो लोग कहते हैं जी AI मशीन थिंकिंग नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये एक एग्जांपल है कि हाँ भाई, अब बताओ किसकी थिंकिंग अच्छी है। तो एनी इसी तरह 2011 पे जाएं तो फिर एक और IBM का एक वाटसन है कंप्यूटर, उसने भी जियोपार्डी, ये भी चेस का एक फॉर्म है, तो उसको जियोपार्डी के अंदर उसको उसने हरा दिया। इसी तरह 2012 की बात है, US स्टेट ऑफ निवाडा परमिट्स ड्राइवरलेस कार्स। तो ये पहली ड्राइवरलेस कार्स US की स्टेट निवाडा है, वहाँ पे अलाउ की गई। तो ये जस्ट एक हिस्ट्री है जिसमें मेंशन किया गया कि AI से रिलेटेड चीज़ें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हुई, और ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें स्किप्ड हैं, लेकिन ये बस बड़े बड़े इवेंट्स आपके सामने लिखे गए हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट है जी स्टेट ऑफ द आर्ट, और इस स्लाइड से हमारा जो मकसद है उन चीज़ों के बारे में जानना है जो कि आजकल हो रही हैं। और यहाँ भी आपको स्लाइड में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है जो यहाँ पे इस स्लाइड में नहीं है। लेकिन एनी ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हाट कैन AI डू टुडे, आजकल AI क्या कर सकती है, तो वो कॉन्साइज आंसर। कॉन्साइज का मतलब होता है मुख्तसर और सही, और इसी तरह एक वर्ड होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है डिटेल्ड और सही। तो कॉन्साइज का मतलब क्या है? मुख्तसर और सही। तो मुख्तसर और सही आंसर वो कहता है कि मुश्किल है ये देना, लेकिन इसमें बहुत सी एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ का जिक्र यहाँ पे कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस। ये जो हम जुबानें बोलते हैं, ये नेचुरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। उर्दू, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये नेचुरल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और इनको प्रोसेस करना मशीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ये बातें। ये जिसको NLP आप कह रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऊपर लिखा हुआ है। ड्राइवरलेस व्हीकल एग्जिस्ट करती हैं अब, और इसके ऊपर भी कंपनियां काम कर रही हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, हम जो बोलते हैं इसकी रिकॉग्निशन,
फॉर एग्जांपल आपकी सारी क्लास बोले और आप एप्लीकेशन बता दे कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो ये रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन की एग्जांपल है। ऑटोनोमस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, कोई किसी भी एक्टिविटी, कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी टास्क, उसकी प्लानिंग करना और उसको शेड्यूल करना। ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ की बात की गई है। जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक तो उसमें आपको फैक्ट्रीज़ की बात की गई है कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ असम्बल हो रही हैं तो उसका प्लान किया जाए पहले कि कौन सा पार्ट पहले, कौन सा बाद में, इस तरह करके फिर उसकी शेड्यूलिंग भी की जाए, कौन सी जगह पे कौन सी असम्बली के ऊपर कौन सी गाड़ी डिज़ाइन होगी। तो ऑटोनोमस रोबोट्स फिर उसको करें, प्लान भी करें, शेड्यूल भी करें। गेम प्लेइंग है, स्पैम फाइटिंग या स्पाम फाइटिंग, जो भी आप बोलें, ये चीज़ें आपने सुनी हुई हैं। रोबोटिक्स है, मशीन ट्रांसलेशन है, और इस तरह ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, स्पेशली जो अब जैसे ये फेसबुक या सोशल मीडिया वाली बात है, वो यहाँ पे है, सच कोई नहीं लिखी हुई। तो ये भी एक बड़ा आ, एक नया फील्ड सा आ गया है सोशल मीडिया के जो टेक्स्ट के ऊपर तहकीक करना। एनीहाउ आगे चलते हैं। ये आपका इस पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर का होमवर्क है। आपने इंटरनेट पे सर्च करना है कि क्या कोई टेबल टेनिस की कोई गेम एग्जिस्ट करती है पिंग पोंग की। अगर एग्जिस्ट करती है तो आपने आंसर यस करके आगे जो उसका लिंक है वो लिंक आपने देना है और मुख्तसर सा 3-4 लाइनों में उसके बारे में बताना है। इसी तरह ड्राइविंग इन द सेंटर ऑफ कायरो, के कायरो में क्या ड्राइवरलेस व्हीकल्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर करती हैं तो वो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसका लिंक दें और थोड़ा सा उसके बारे में और भी लिखें उसके बारे में कि कैसे है कैसे नहीं। इसी तरह बाएंगे वीक्स वर्थ ऑफ ग्रॉसरीज एट द मार्केट। मार्केट में जाना और एक हफ्ते की ग्रॉसरी करना या ग्रॉसरीज खरीद कर लाना, ये ऑटोमेटिकली हो, आप ना पर्सनली वहां पे पहुंच जाएं। तो क्या इस तरह का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो उसका लिंक दें, यूआरएल जहां आपने पढ़ा, और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और इसी तरह ये बाकी टास्क लिखी हुई हैं, आपने इनको पढ़ते जाना है और इनका डिजिटल सोल्यूशन जो है नेट पे सर्च करना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द करंटली इनफिजिबल टास्क ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द डिफिकल्टीज आर एंड प्रिडिक्ट व्हेन इफ एवर दे विल। अगर किसी टास्क के अंदर कोई मुश्किलात हैं, कोई डिफिकल्टीज हैं, अभी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है, तो उसकी डिफिकल्टीज भी फाइंड करें, क्या मसला है, क्यों नहीं है, और प्रिडिक्ट करें व्हेन एंड एवर दे विल बी ओवरकम, और कब उनका इशू सॉल्व कर लिया जाएगा। आप लोगों ने प्रिडिक्ट भी करना है वो पढ़ के। तो ये पहला आपका होमवर्क है। यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने कुछ टूल्स और फ्रेमवर्क जो एआई से रिलेटेड हैं उनका मैंने लिंक्स शेयर किए हुए हैं। साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, थियानो, कैफे, एमएक्स नेट, किरास, पाईटॉर्च, सीएनटी के, ऑटो एमएल, यानी गूगल एमएल किट। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की भी बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप इनमें से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को क्लिक करें, इनके ऊपर बाज़ के ऊपर कुछ एग्जिस्टिंग बने बनाए प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। उन प्रोजेक्ट्स की बाज़ औक़ात उनकी डेमो भी दी हुई है वहाँ पे उन्होंने। तो थोड़ा सा उन प्रोजेक्ट्स को देखें, उनकी लाइव डेमोज देखें, आपको अंदाज़ा हो ताकि दुनिया किधर जा रही है और आप लोग अभी किधर बैठे हैं। तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अब एआई को हिट करने जा रहे हैं। तो आगे जब आपके हर टॉपिक के बाद कोई असाइनमेंट होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैं कहाँ पे कर सकता हूँ, किस प्लेटफॉर्म पे, किस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इनको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये एंड होता है लेक्चर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर जो आप होमवर्क के लिए दिए उसके जो है उसको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें सबको, सब में कर क्या क्या है। ये होमवर्क एक्सप्लेन कर दूं दोबारा?
सर ये जो पॉइंट्स है ना, यानी कि पहले 2-3 तक कर दिया, नेक्स्ट बता दें कि सब में करना है। तो ये आप पढ़ते क्यों नहीं है? होमवर्क का कोई मकसद तो फौत ना करे ना। यहाँ पे मैंने लिखा बाएंगे वीक वर्थ ऑफ दिए। ग्रोसरीज एट द मार्केट, और फिर बाएंगे वीक्स वर्थ ऑफ ग्रोसरीज ऑन द वेब, प्लेइंग डिसेंट वेब के ऊपर यानी कि ग्रोसरी खरीदना, या मार्केट के अंदर से कोई ग्रोसरी खरीदना, प्लेइंग ए डिसेंट गेम ऑफ ब्रिज एट कंपेटिटिव लेवल, ये कार्ड्स की गेम है, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डिस्कवरिंग एंड प्रूविंग न्यू मैथमेटिकल थ्योरम्स, कोई नए मैथमेटिकल थ्योरम्स जो आप नेट पे सर्च करें कि वो एग्जिस्ट करते हैं। बाज़ इसके अंदर असाइनमेंट्स होगी इन कमेंट्स के अंदर, और बाज़ सिंपल डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे डिस्कशन इन्वॉल्व है, डिस्कवरिंग एंड प्रूविंग न्यू मैथमेटिकल थ्योरम्स। तो इसके ऊपर वो कहता है नेट पे ज़रा सर्च करें ये स्ट्रिंग लिख के कि आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस भी आपको मिलें जिसके अंदर ये थ्योरम्स पहले से डिज़ाइन हुए हों और उनके उनके प्रूफ ऑटोमेटिकली आ रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें देखें। राइटिंग एन इंटेंशनली फनी स्टोरी, इसमें तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपने कोई फनी स्टोरी इंटेंशनली राइट करनी है। तो इसका कोई डिजिटल सोल्यूशन देखें, एग्जिस्ट करता है ठीक, नहीं करता तो फिर उसकी डिफ़िकल्टीज लिखें और प्रेडिक्ट करें कब तक एग्जिस्ट कर जाएगा। ये बातें यहाँ पे मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द डिफिकल्टीज आर एंड प्रेडिक्ट व्हेन इफ एवर दे विल ओवरकम। इसी तरह गिविंग कॉम्पिटेंट लेवल एडवाइस इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ लॉ, लॉ का कोई एजेंट अवेलेबल है या नहीं, डिजिटल एजेंट। ट्रांसलेटिंग स्पोकन इंग्लिश इनटू स्पोकन स्वीडिश, अच्छा जी, स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश के ऑडियोज, मैं ऑडियोज का लफ्ज़ कह रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, और उसको ट्रांसलेट करना है आपने स्वीडिश की ऑडियो में, इंग्लिश वॉइस को स्वीडिश वॉइस में ट्रांसलेट करना है। तो क्या कोई इसकी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? परफॉर्मिंग ए कम्प्लेक्स सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करना है, तो इसकी क्या कोई डिजिटल सोल्यूशन अवेलेबल है या नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको डिफिकल्टीज और इस तरह की चीज़ों का जिक्र करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर आपने डिस्कशन करनी है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप कहेंगे हाँ जी करता है, और किस लेवल तक एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं करता तो क्या उसके अंदर मुश्किलात हैं और कब तक ये हो जाएगा। कोई ना कोई लोग काम तो कर रहे होंगे इन सब के ऊपर। तो ये है एक होमवर्क। और कोई बात? एजेंट्स एंड नेशनल एजेंट्स हैं या हम ये फर्दर उस टाइप है? नहीं समझ आई क्या पूछ रहे हैं, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे तो फिर क्लैरिटी आएगी आवाज़ में। ये जो एजेंट्स हैं और रेल एजेंट्स, ये सेम या रेल एजेंट्स फॉर एजेंट है? जहाँ अगर तो ये स्लाइड्स की बात कर रहे हैं तो ये एक ही बात है, क्योंकि हमने वरना यानी कि आपने यहाँ आके हमने एजेंट की बात की, और लेकिन हमने कहा कि हम रैशनल एजेंट्स ही डिज़ाइन करेंगे, दूसरे नहीं। दूसरे भी कर सकते हैं आप, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन हमने इससे पहले मैंने एजेंट का लफ्ज़ ही नहीं लिया। मैंने यहीं आके आपको दोबारा यानी कि प्रॉपरली आपको किसी स्लाइड के ऊपर एजेंट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है। तो जब हम अपने एआई के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये हमारा जो एजेंट होगा वो रैशनल ही होगा। ओके सर। और कोई? जी और कोई? अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बोरिंग किस्म का स्टफ है। इंशाल्लाह चैप्टर 2 से थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हो जाएगा और चैप्टर 3 से प्रॉपर आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। चलें फिर, क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। हेलो सर।